आज हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? एनिमल सेल और प्लांट सेल में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? कोई बताओ। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में सब प्लांट सेल में सेल वॉल रहते हैं और इनमें नहीं है। हाँ, तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है प्लांट सेल का, प्लांट सेल में क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट है। ठीक, तो एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होने की वजह से एनिमल सेल क्या हो सकता है, मोटाइल हो सकता है। मोटाइल मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे विचरण भी कर सकता है और उसमें मूवमेंट क्या है, संभव। ठीक, गति उसमें क्या है, संभव। तो अब बात करते हैं एनिमल टिश्यू। ठीक, एनिमल टिश्यू यानी कि ग्रुप ऑफ एनिमल सेल्स। पहली बात क्या होगी, ग्रुप ऑफ एनिमल सेल्स। फिर क्या हो जाएगा, कॉमन ओरिजिन। और क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, कॉमन फंक्शन। अगर एनिमल सेल्स के ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका ओरिजिन क्या है, कॉमन, मतलब उन सबकी जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति क्या है, समान है, और जो कार्य है वो भी क्या है, समान है, और वो क्या है, जंतु कोशिकाओं का समूह। जंतु कोशिकाओं का समूह, तो उसे हम क्या कहते हैं, जंतु ऊतक। ठीक, सेम ऐसे ही प्लांट में भी था। प्लांट में भी क्या था, ग्रुप ऑफ प्लांट सेल्स, कॉमन ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन। यानी कि टिश्यू क्या है, सेम है। टिश्यू क्या है, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स, मतलब जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं और उनमें क्या हो जाता है, कॉमन फंक्शन होने का मतलब है कि वहां क्या आपको देखने को मिलेगा, डिवीजन ऑफ लेबर। कि जो एनिमल है उसमें काम के, उसके सेल्स में, उसके टिश्यूज में, ग्रुप ऑफ सेल्स में काम का बंटवारा हो चुका होगा। काम का बंटवारा होने का मतलब, जैसे एपिडर्मिस टिश्यू का काम क्या था, प्रोटेक्शन करना, कंडक्शन। वैस्कुलर बंडल का काम क्या था, ट्रांसपोर्टेशन करना फूड और वाटर का। और ग्राउंड टिश्यू का काम क्या था, स्टोरेज करना, पैरेन्काइमा से बना हुआ था, स्टोरेज करना, सिक्रीशन करना, ये काम था। ठीक उसी तरीके से हम एनिमल्स में क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, एनिमल में भी ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। नोट करिए, ये नोट हो गया। इस पे रेज करें, हटा दो। आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल टिश्यू। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल टिश्यू, यानी कि जंतु ऊतक का वर्गीकरण। जंतु ऊतकों का, जंतु ऊतकों का वर्गीकरण। ठीक है, जंतु ऊतकों का वर्गीकरण है एनिमल टिश्यू का क्लास। जैसे प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया था, तो प्लांट में जो पहला क्लासिफिकेशन था वो क्या था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। फिर मेरिस्टेमेटिक का क्लासिफिकेशन था कि उसमें जो है लोकेशन के आधार पे है और टाइम के आधार पे है, जैसे कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी था। फिर आपका परमानेंट में दो था, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्केलेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फ्लोएम। ठीक उसी तरीके से इनमें भी पहले कितने हैं, चार। एनिमल टिश्यू को फर्स्टली हम चार भागों में बांटते हैं। तो पहला क्या है, एपिडर्मल टिश्यू। एपिथेलियल या एपिडर्मल दोनों सेम। एपिडर्मल टिश्यू
अब देखो, एपिडर्मल नाम हमको जो है प्लांट टिश्यू में पहले ही आ चुका है। एपिडर्मल नाम से हमको पता चल जाना चाहिए ये क्या होगी, कभी भी ये क्या हो जाएगा, आउटर लेयर। इसे कहते हैं उपकला उतक। ये क्या है आपका, उपकला उतक। मतलब ये कहीं भी होगी, किसी भी ऑर्गन में होगी, किसी भी जंतु में होगी, किसी भी टिश्यू में होगी, तो उसका जो आउटर लेयर बनाएगा वो कौन बनाएगा, एपिडर्मल टिश्यू। फिर नेक्स्ट बात आता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी, संयोजी ऊतक। फिर तीसरा है मस्कुलर टिश्यू, यानी कि पेशीय ऊतक, है ना। हम लोग सुनते हैं कि जो है फलाने मसल्स बना रहे हैं, जिम गए हैं, तो वहां इन्हीं सेल्स की संख्या को, इन्हीं टिश्यूज की संख्या को बढ़ाने का काम होता है। इसमें कई पार्ट है, जिसमें से एक ही दो पर ही हम काम कर सकते हैं। जैसे कार्डियक टिश्यू पे कोई काम हमारा बस चलता नहीं, इसमें और भी है, तीन पार्ट है इसके, मस्कुलर टिश्यू के, कनेक्टिव टिश्यू के कई पार्ट हैं, और एपिडर्मल कई पार्ट है। जब वो पार्ट जब पढ़ेंगे तो वहां पार्ट पढ़ेंगे। फिर लास्ट है आपका नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू यानी कि तंत्रिका ऊतक। ठीक है, तीन चार आपके क्या है, एनिमल टिश्यूज हैं। ये इनकी मेन ब्रांच है, मतलब कि इसके और भी ब्रांच होने वाले, ठीक। लेकिन अभी आपके लिए सिर्फ, अगर डायरेक्टली कोई पूछे कि एनिमल टिश्यू कितने प्रकार के हैं या इनका वर्गीकरण करिए, तो आप कितना बताएंगे, चार। पहला एपिडर्मल, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या है, ये बॉडी के हर पार्ट पे एक दूसरे से क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। इसके लिए नाम से ही पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो है, जैसे कि इसका, इसके अगर हम पार्ट देखें, इसमें सबसे पहले नंबर पे क्या है, ब्लड। फिर दूसरा क्या है, बोन। फिर क्या है, कार्टिलेज। लूज कनेक्टिव टिश्यू और लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक। और जैसे पेशी ऊतक में आएगा, तो पेशी में क्या आएगा, जैसे मस्कुलर टिश्यू है, तो मस्कुलर टिश्यू के भी कई पार्ट हैं, इसमें से तीन मेन है। पहला क्या है, स्ट्रिएटेड, और दूसरा इनवॉलेंट्री या वॉलेंट्री। इसको हम इस तरीके से वर्गीकरण ना करें। अच्छा, उसमें बुक में दिया हुआ है स्ट्रिएटेड और स्ट्रिएटेड, चलो स्ट्रिएटेड ही ले लेते हैं। स्ट्रिएटेड, ये इसको इन तीनों की स्पेशल में देते हैं, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। इनका एक स्पेशल नाम है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन अगर आप अलग अलग देखें तो ब्लड भी है, बोन भी है और कार्टिलेज भी है। ये तीनों को एक अलग नाम दिया जाता है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन है पार्ट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के ही नाम, अनस्ट्रिएटेड और कार्डियक। ठीक। अब लास्ट बचा है आपका, इसमें तंत्रिका, नर्वस टिश्यू में तीन ही है, मोटर नर्व और सेंसरी नर्व और मिल्स नर्व। ठीक, वो आपका जब आप पढ़ेंगे तो वो आपको अलग अलग आपको मिलेगा। ठीक, तो हम चलते हैं एपिडर्मल टिश्यू, इसको नोट करिए। अब है एपिथेलियल
एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, उपकला उतक, ठीक है। अब देखो उपकला उतक, ये टाइप्स ऑफ एपिथेलियल। तो पहला है आपका स्क्वैमस टिश्यू, स्क्वैमस टिश्यू। दूसरा क्या है आपका स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड टिश्यू, स्क्वैमस एपिथेलियल से पूरा नाम देना पड़ेगा, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। इसका है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। फिर नेक्स्ट है क्यूबिकल एपिथेलियल टिश्यू। फिर चौथा है कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। फिर पांचवा है सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। फिर छठवा है ग्रैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, ग्रैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो सबसे पहला इसका पट्टीदार उपकला उतक, ठीक है। पहला क्या है आपका पट्टीदार उपकला उतक। फिर दूसरा है आपका स्पेरित, स्पेरित मतलब ये मल्टी लेयर्ड होगा, स्पेरित उपकला उतक, ठीक। इसके बाद क्या है खनाब क्यूबाइडल है, ओहो क्यूबाइडल, क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल, घनाभ उपकला उतक। फिर नेक्स्ट है स्तंभाकार, स्तंभाकार उपकला उतक, ठीक। नेक्स्ट है सीलिएटेड यानी कि रंध्र, हाँ हाँ फोर्थ वाले के ही काइंड है, लेकिन इसको अलग से पढ़ लीजिए। रोमाब स्तंभाकार, रोमाब स्तंभाकार उपकला, ठीक। नेक्स्ट है ग्रैंडुलर मतलब ग्रंथि, ग्रंथि, ग्रंथिल उपकला, ठीक है। तो ये सारे नाम है, नोट करिए, फिर इसको डिटेल में बताते हैं। तो पहला क्या है स्क्वैमस, दूसरा क्या है स्ट्रेटिफाइड, तीसरा क्या है क्यूबॉइडल, चौथा कॉलमनार, पांचवा सीलिएटेड, चौथा छठवां ग्रैंडुलर। तो जैसे जिनके जिनके नाम है, स्क्वैमस क्या होगा पट्टीदार मतलब चिपटा होगा, फिर स्तरित चिपटा होगा, लेकिन ये क्या होगा वही चिपटे वाले का क्या होगा मल्टी लेयर्ड होगा। फिर घनाभ
यानी कि क्यूबॉइड शेप में होगा, स्तंभाकार यानी कि रॉड शेप में होगा, फिर रॉड शेप में क्या लगा होगा, सीलिया लगा होगा। और यही रॉड शेप वाला जब आपका ग्लैंड बन जाता है तो या ग्रंथि बन जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रंथि उपकला उतक। सारे के सारे क्या एपिथेलियल है, यानी कि सारे आउटर लेयर ही है। जैसे जब आप प्लांट में पढ़े थे तो उसमें लीफ में क्या बन गया था, स्टोमेटा बन गया, और रूट में क्या बन गया था, रूट हेयर। तो ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने बताया था ना, सेल डिफरेंशिएशन, कोशिका में आपको मैंने बताया था कि एक लास्ट स्टेज आती है सेल डिफरेंशिएशन, मतलब कि उसके स्वरूप में क्या आ जाता है, बदलाव। ये सारे के सारे एपिथेलियल ही हैं, सबके एपिथेलियल ही हैं, लेकिन इनके स्ट्रक्चर में हल्का हल्का सा बदलाव हो जाने से इनके जो फंक्शंस हैं वो क्या हो गए, अलग अलग, और इनका लोकेशन क्या हो जाएगा, अलग अलग। कोई अलग ऑर्गन में काम आएगा, कोई दूसरे अलग ऑर्गन में काम आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा स्क्वैमस। स्क्वैमस स्पेलिंग बताओ। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। अब देखो इसका स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा। ये बहुत पतली सी एक सिंगल लेयर होगी, ठीक। बहुत पतली सी सिंगल लेयर होगी। शेप की रेगुलरिटी की बात नहीं है इसमें, बात यह है कि ये बहुत क्या है, पतली है, बहुत ही थिन एंड डेलिकेट है। और ये क्या है, उसका न्यूक्लियस। और इसके नीचे एक सॉलिड क्या होगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये क्या है, बहुत ही थिन एंड डेलिकेट प्रोटेक्टिव लेयर है ये, ठीक। और दूसरा क्या है, सिंगल लेयर है। प्लेट लाइक, प्लेट लाइक यानी चपटाकार, एक परत सिंगल लेयर, सिंगल लेयर यानी एक परत, थिन यानी कि पतली, डेलिकेट यानी कि मुलायम, ठीक है। और इसका अगर हम लोकेशन देखें, एपिथेलियल का मेनली काम क्या है, एपिथेलियल का मेनली काम क्या है, प्रोटेक्शन का, ठीक है, ठीक। तो इसका लोकेशन आपको कहां मिलेगा, माउथ की इनर लाइनिंग, या आपको कहां मिलेगा, नेसल पैसेज, ठीक। या फिर आपको कहां मिलेगा, एल्वियोलाई। अब ये पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं, एल्वियोलाई की लेयर, ठीक। जो माउथ की जो इनर लाइनिंग है, हमारा जो माउथ का जो अंदर का जो लेयर है वो किससे बना हुआ है, एक सिंगल लेयर। मतलब ये जो परत है हमारे चीक्स की, हमारे तालू की, ठीक, अंदर का उसका जो लेयर बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, स्क्वैमस। या फिर हम ये जो नाक में उंगली करते हैं तो जब निकालते हैं तो पूरी एक लेयर निकाल लाते हैं, ठीक। वो जो लेयर बाहर निकलती है वो कौन सी लेयर बाहर निकलती है, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। समझ आया। बाकी ये हमारी कहां, एल्वेयल या लंग्स में, ठीक। समझ आया ये, हटा दे इसको।
बनाइए। हटाऊं? देखो इसका काम क्या है, अब ये जो माउथ की इनर लाइनिंग है नेसल पैसेज में, तो ये क्या सिक्रेट करती है? म्यूकस। अब इस म्यूकस के सिक्रेट करने से तो जो बैक्टीरिया है या जो डस्ट पार्टिकल है, बैक्टीरिया या जो डस्ट पार्टिकल है, ये क्या होता है, ये उसी नाक के उसमें म्यूकस में जो गीला गीला रहता है उससे क्या होता है, चिपक जाता है, और बाद में जो है हम उसको जो है वो अपने आप बाहर आ जाता है, नहीं बाहर आता तो लगे रहते हैं। बना बना अब आपका दूसरा है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो सबसे पहले इसका क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन, या इसको टेढ़ा बना के इसको सीधा बना, तभी आपको समझ में आए। तो इसमें क्या है, इरेगुलर, मतलब कि ये कई लेयर्स क्या होंगी, ये जरूरी नहीं कि बराबर लेयर की, ये छोटी पतली, ये कई मल्टी लेयर्ड है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये आपका मल्टी लेयर्ड मोटा मोटा बना के फिर उसको क्या करो, छोटा छोटा कर दो, तो आपका डायग्राम मल्टी लेयर्ड हो जाएगा। तो ये स्ट्रेटिफाइड है, ठीक। इसके बाकी इसका न्यूक्लियस बना दो, एनिमल सेल लगेगा ही, समय बनाने की जरूरत नहीं है, बस समझ जाओ कि ये क्या है, स्ट्रेटिफाइड। ठीक, तो ये इसका इसकी अगर खासियत देखिए, ये क्या है, मल्टी लेयर्ड। मल्टी लेयर्ड यानी कि बहुपर्तीय है। ठीक, ये क्या है, बहुपर्तीय है। और इसकी खास बात क्या है कि इसकी जो ऊपरी परतें हैं, मतलब इसकी जो आउटर लेयर्ड है, आउटर लेयर्ड आर easily removed by friction। ठीक है, इसकी जो बाह्य परतें हैं, अब ये कई लेयर की है, इसकी जो बाहर वाली जो परत होगी, इसकी बाह्य परत घर्षण के द्वारा घिस जाती है। ठीक, तो इसका मेनली काम क्या है, इसका मेनली काम क्या है, प्रोटेक्शन। ठीक, ये क्या करती है, इसका काम क्या है, सुरक्षा। अगर हम इसकी बात करें लोकेशन की, कि ये हमारे शरीर में ऐसी लेयर मिलेगी का, तो अगर हम लोकेशन की बात करें कि ये इसका जगह कहाँ है, ये आपको कहाँ मिलेगा, स्किन, यानी कि आपकी त्वचा की परतें, हाँ, ये जो हमारी स्किन है
ये मल्टी लेयर्ड है, ये हमारे जो है किससे भाई, स्ट्रेटिफाइड से ही बनी हुई है। और दूसरा ये कहाँ मिलेगा आपको, कॉर्निया, कॉर्निया आंख, ये जो हमारा ये आंख है, तो आंख का यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है आउटर लेयर, इसी को हम क्या कहते हैं, कॉर्निया। तो कॉर्निया की जो ये आउटर लेयर्ड है ये मल्टी लेयर्ड, ठीक, क्योंकि इसमें बार बार हमारी पलकें झपकती आती है, तो बार बार फ्रिक्शन होता है, तो उस फ्रिक्शन से कॉर्निया की लेयर हमेशा बनती रहती, ऊपर वाली लेयर बनती रहेगी, नीचे वाली ऊपर आ जाएगी, फिर नीचे से वो बनती रहेगी, तो लेयर बार बार बनती, ठीक, हमारे कॉर्निया पे और हमारी त्वचा पे, ठीक है। और हमारा टंग, टंग यानी कि जीभ, जीभ पर भी आपके जो है ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू आपको मिलेगा। ईंटा नहीं सरियाना है, हाँ ठीक है, सही, ठीक, बात समझ आएगी। आप देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, स्क्वैमस में स्ट्रेटिफाइड में डिफरेंस क्या है, ये बनी सब स्क्वैमस से ही, मतलब ऐसा नहीं है, ये जो ऊपर वाली है, ये जो लेयर है, ये है कौन सी, स्क्वैमस ही है, लेकिन स्क्वैमस में क्या है, स्क्वैमस की एक लेयर है, और स्ट्रेटिफाइड में क्या है, स्क्वैमस की कई लेयर, इसीलिए इसका अलग नाम दे दिया गया। जैसे स्क्वैमस की लेयर आपको कहाँ मिलेगी, आपके माउथ के कैविटी में मिलेगी, या तो आपके नसल पैसेज की कैविटी में मिलेगी, ठीक, लेकिन ये कहाँ मिलेगा, पूरी स्किन पे, पूरी स्किन की जो लेयर है ये इसी से बनी हुई है। अरे आधे तो उसी में जादू करने लगते हैं। क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू, अरे बकवास ना करो, क्यूबाइडल एपिथेलियल, अब जैसे नाम है, इसके नाम से ही पता लग रहा है, पहले बेसमेंट मेम्ब्रेन बना दो, अब स्क्वैमस एपिथेलियल में क्या था, वो चिपटा था, लेकिन ये चिपटा नहीं होगा, ये कैसा होगा, लगभग क्यूब के शेप में होगा, ये भी सिंगल लेयर ही होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक, ये थोड़ा मोटा है, वो वाला क्या था, चिपटा था, इसमें क्या होगी, थोड़ी सी मोटाई हो, ठीक है, ये मोटा हो क्योंकि, हाँ ये क्या है, क्यूबॉइडल शेप का है। दूसरा मतलब इसका जो आकार है, इसका आकार कैसा है, घनाभ के जैसे, जैसा नाम है वैसा ही क्या है इसका आकार, ठीक, क्यूबॉइडल शेप में। और दूसरा ये क्या है, सिक्रीटिंग, ये क्या करता है, सिक्रीशन करता है, सिक्रीशन मतलब ये सिक्रीशन को अलाउ करता है, क्या करता है, ये स्राव करता है, मतलब इससे चीजों का स्राव आसानी से क्या हो सकता है, हो सकता है, ठीक है।
अगर हम इसके लोकेशन की बात करें, अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो ये इसका लोकेशन कहाँ है? इसका लोकेशन है किडनी में। ठीक, कहां पर है? वृक्क। और वृक्क में स्पेशल बात करें तो कहां है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन एक उसका जो स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं? वृक्काणु। तो वृक्काणु में क्या उपस्थित होता है? क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू, जो कि किसमें हेल्प करेगा? स्राव। इसका काम प्रोटेक्शन नहीं, ध्यान रखना, इसका काम प्रोटेक्शन नहीं, ये क्या करता है? सिक्रीशन करता है। और दूसरा, इसका जो मौजूदगी है किडनी के अलावा, किडनी के अलावा ये कहां प्रेजेंट है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के डक्ट में, डक्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड। जैसे कि आपने पढ़ा है डाइजेस्टिव ग्लैंड में लीवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, आपके ये जो माउथ में जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, सलेवरी ग्लैंड्स हैं, ठीक, तो उनके जो है डक्ट है, उन डक्ट्स में है, क्योंकि इनका स्राव करना है। वो क्या सिक्रेट करते हैं? एंजाइम। एंजाइम का सिक्रेशन होना, तो ये वहां पर क्या है? मौजूद है। ठीक, तो डक्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक, पाचन ग्रंथि के नलिकाओं, ये कहां प्रेजेंट है? पाचन ग्रंथि के नलिकाओं में, या किडनी के कहां प्रेजेंट है? ये वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन और डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये सारी चीजें आपको कहां मिलेंगी? ये मिलेगा आपको क्लास 10th में, जब आप पढ़ने लगेंगे क्या? लाइफ प्रोसेस। जब आप जैव का क्रम पढ़ेंगे क्लास 10th में, तब आपको पाचन ग्रंथियां भी मिलेंगी और आपको नेफ्रॉन भी मिलेगा। ठीक है, तो वहां आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मेनली आपको क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या है? आपको ध्यान में रखना है कि वो क्या करता है? सिक्रीशन करता है। तो नेफ्रॉन भी सिक्रीशन करेगा और ये भी क्या करेगा? सिक्रीशन करेगा। हाँ, अपने किडनी में सिक्रीशन क्यों नहीं होगा? जैसे एब्जॉर्प्शन भी होता है तो सिक्रीशन भी तो होगा, तभी तो यूरिन बाहर आएगा। हाँ, तो वो जल्दी खत्म हो जाएगा। कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, ये वो आपका चौथा। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो, बातें नहीं, इसको देखो, ये ना कहना पड़ेगी बातें नहीं, बहुत खराब लगेगा ये। तो ये इसका जो स्ट्रक्चर है, ये ऐसे लंबा लंबा, ठीक, और इसका जो न्यूक्लियस होगा वो डाउन साइड होगा, नीचे से। ठीक है, तो इसमें देखो दो मॉडिफिकेशन हो जाता है, इसी में दो टाइप का स्पेशल मॉडिफिकेशन हो जाएगा। तो मॉडिफिकेशन मतलब मैं पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, जैसे इसमें क्या है, इसमें आप बनाएंगे इसको ऐसे, पूरी लेयर होगी, कई लेयर होगी। ठीक, तो मॉडिफिकेशन क्या होगा कि जो सिलिएटेड होगा, जो आप कह रहे थे कि चौथा पांचवा सिलिएटेड में, तो मैं इसे सिंपल सा बना दे रहा हूं कि सिलिएटेड में क्या होगा कि इसकी जो अपर लेयर होगी जिसमें सरफेस है, उस सरफेस पे क्या होगा? क्या प्रेजेंट होगा? सीलिया प्रेजेंट होगा। पैरामीशियम पढ़ा था ना? पैरामीशियम पढ़ा हुआ, तो पैरामीशियम के आउटर सरफेस पे हमेशा सीलिया मौजूद होता है। या फिर ये क्या है? सिलिएटेड, ये क्या हो जाएगा? सिलिएटेड। और एक क्या था? ग्रैंडुलर। हाँ,
सीलिया जो है ये एक स्पेशल टाइप का हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ये सेल सरफेस पे होता है और ये मूवमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे कि यहाँ कोई चीज फंस जाएगी, ठीक, मान लो कोई चीज यहाँ फंस गई तो ये इसको ट्रांसफर कर देगा, फिर ये आगे वाला इसको ट्रांसफर कर देगा, फिर आगे वाला इसको ट्रांसफर कर देगा, फिर ये कहीं नहीं जाएगा। लेकिन इसके ऊपर जो छोटा सा पार्टिकल है वो धीरे धीरे क्या होगा, इनकी मदद से, जैसे जैसे ये है इस पे है तो इसको पकड़ा देगा, फिर ये छोड़ देगा, फिर ये इसको पकड़ा देगा, इसको छोड़ देगा, फिर ये धीरे धीरे इसको पकड़ा देगा, ये आगे धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। हाँ हाँ, ये आपको इंटरेस्टिंग मिलेगा। ठीक, ये कॉलमनार मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा। ये आपके कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा ओविडक्ट। ओविडक्ट यानी कि जो मदर के यूट्रस का जो उसके बगल में जो फेलोपियन ट्यूब होता है उसमें ये लेयर मिलेगी, जिससे ओवम आसानी से कहाँ पहुंच सके, गर्भाशय में यानी कि यूट्रस में पहुंच सके। ठीक है, तो वो जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे उसको। फिलहाल इसको देखिए। अब इसमें क्या हो जाता है कि कुछ में मॉडिफिकेशन हो जाएगा और यही कॉलमनार ये क्या बन जाएगा, ग्रैनुलर। ठीक, तो इसमें बहुत सारे एंजाइम्स बनेंगे और यही एंजाइम्स क्या होंगे, ये सीक्रेट्स होंगे और ये हमारे जो है पाचन में क्या करेगा, हेल्प करेगा, डाइजेशन। ठीक है, ये इतना ही है। अगर हम कॉलमनार का लोकेशन देखें तो ये हमको कहाँ मिलेगा, कॉलमनार मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको पैनक्रियाज में। ठीक, ये आपको पैनक्रियाज में मिलेगा यानी कि अग्न्याशय। ठीक, आपको कहा मिलेगा, स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में, आमाशय और छोटी आंतों में। ठीक, और ये सिलिएटेड है, ये आपको मिलेगा, इसका अगर लोकेशन की बात करें तो क्या मिलेगा, ओविडक्ट यानी कि डिंब वाहिनी। डिंब वाहिनी। और ग्लैंडुलर मिलेगा, ये आपको मिलेगा स्टमक। ठीक, और इसी के साथ ये आपका जो टॉपिक है एपिथेलियल टिश्यू ये समाप्त हुआ। तो जो आपने कहा था ना कि ये कॉलमनार का ही वो पार्ट है, तो मैंने आपको सिलिएटेड अलग से लिखा दिया था, ग्रैनुलर अलग से लिखा दिया। तो ये आपका जो है 5वां हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका 6वां। ठीक, तो ये जो क्या है, ये सिलिएटेड का ही कॉलमनार का ही मॉडिफिकेशन है। अगर इसकी शेप की बात करें तो कैसा है, कॉलम शेप में है, खंबे जैसा है, दिख रहा है कि नहीं। उस खंबे जैसा में अगर हेयर लाइक प्रोजेक्शन आ जाएगा, हेयर की तरह, बाल की तरह ऊपर आ जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिलिएटेड। और उसमें अगर ग्लैंड्स की तरह इसमें अगर एक ग्रूव बन जाएगा और उससे कुछ सिक्रीशन होगा, एंजाइम्स वगैरह, ये क्या सिक्रिएट करेगा, एंजाइम सिक्रिएट करेगा या क्या सिक्रिएट करेगा, म्यूकस सिक्रिएट करेगा, तो उसको हम क्या कह देंगे, ग्लैंडुलर। ठीक, एपिथेलियल ग्लैंड्स अलग है और ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू क्या है, वो अलग। ये सिंगल लेयर्ड है और ग्लैंड का तो पूरा स्ट्रक्चर होगा अपना, वो हम पढ़ेंगे जब हम डाइजेशन पढ़ेंगे तब। हाँ, नहीं नहीं, मेंस में नहीं, फीमेल में होगा, ओविडक्ट मेल में कहाँ मिलेगा।